उस दिन हम लोग बात कर रहे थे आपका हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट पर बात करते करते ये बात आई थी कि उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनली निर्धारित नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। उस संख्या को घटाने और बढ़ाने का हक किसे दिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और आज अखबार आप देखेंगे उसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जितनी जरूरत है उससे आधी है, इसलिए वहां अपॉइंटमेंट होने चाहिए। कल हमने यही कहा था कि ये मसला कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होना चाहिए, जुडिशियली रिव्यू, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि अगर संख्या कम है तो न्यायाधीश ओवरबर्डन्ड रहेंगे, और जब न्यायाधीश ओवरबर्डन्ड होंगे तो न्याय की गुणवत्ता ही अपने आप नीचे आएगी। इसलिए माना गया है कि हाँ, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कल हम लोगों ने 216 तक बात की थी, इससे पहले 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना ये बिल्कुल उसी ढंग की शक्ति है जैसे सुप्रीम कोर्ट की 129 में है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की 2 शक्तियां, ये आप जानते ही हैं कि मूल रूप से अभिलेख न्यायालय की 2 ही शक्तियां, एक अपना क्षेत्राधिकार, जब कभी निश्चित करने की जरूरत पड़े तो वो स्वयं निश्चित कर पाए, और दूसरा अपने अवमान के लिए दंड देना। बस इतने को ही समझ लेना है कि यहां अपने अपमान का अर्थ सिर्फ अपना अपमान नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हमें भारत के समस्त न्यायिक प्राधिकारियों पर अधीक्षण संबंधी शक्तियां ये प्राप्त, अधीक्षण संबंधी शक्तियां मीनिंग देयर बाय भारत का कोई न्यायिक प्राधिकारी कुछ भी डिसाइड करेगा तो उससे अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करे। तो उन्होंने कहा था जो सामान्य सिद्धांत है कि अगर हम किसी के ऊपर नियंत्रण का प्रयोग करेंगे, अगर हम किसी के ऊपर अधीक्षण संबंधी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे तो उसे संरक्षण देना भी हमारा ही काम होगा। आप ये नहीं कर सकते कि किसी पर सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन इसका प्रयोग करो और जब वो मुसीबत में हो तो आप हाथ झाड़ लो, इस ढंग की बात नहीं चलेगी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सीजेएम इसके अपमान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का काम ये किया था। बिल्कुल ठीक वही बात उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और इसलिए उच्च न्यायालय अपने अपमान के लिए दंड दे सकता है, मीनिंग देयर बाय उच्च न्यायालय जिन पर भी अपीलेट या सुपरवाइजरी जुडिक्शन का प्रयोग करता है उन सारे प्राधिकारियों के अपमान के लिए वो दंड देने की ताकत रखता है। और सुप्रीम कोर्ट के समान ही उसकी भी ये कंटेम्प्ट की जो शक्ति है, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उद्भूत है, इसलिए इस शक्ति पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन चूंकि विधायन की शक्ति विधायिका को है और विधायिका ने अधिनियम बनाया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ संगतता बनाता हुआ लागू होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विधायिका को शक्ति नहीं थी, और स्वयं अपमान की जो शक्ति या अपमान के लिए दंड देने की शक्ति न्यायपालिका को जिस संविधान से प्राप्त हो रही थी उसी संविधान से विधायिका को भी विधायन की शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें जो शक्ति संविधान से मिल रही वो तो लागू होगी, और जो विधायिका को शक्ति प्राप्त हो रही है उसी संविधान से वो लागू नहीं होगी? ये तो कोई मानने योग्य बात ही नहीं है। और सिर्फ इतना सा ही आप सोच लें तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। फिर ये सोचने के लिए जो आधार है यही खत्म हो जाता है कि सरकार बड़ी या कोर्ट बड़ा, विधायिका बड़ी
या फिर कोर्ट बड़ा, ये सब सोचने के लिए आधार खत्म हो जाता है। सबको शक्ति कहां से मिल रही? संविधान से। और जब सबको शक्ति संविधान से मिल रही है तो इसका मतलब यह कि संविधान जिसको जो शक्ति दे रहा है उसे वो शक्ति प्राप्त होगी। न्यायिक शक्तियां न्यायपालिका के पास रहेंगी तो विधायी शक्तियां विधायिका के पास रहेंगी। अगर न्यायिक शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा तो विधायी शक्तियों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इतनी सी बात समझ लेने की जरूरत है। और अभी भी बसंत पंचमी वाले दिन हम कहीं बात कर रहे थे कि शब्द आते हैं या विद्या स विमुक्त है। विद्या वो है जो विमुक्त कर दे, जो मुक्त करे। तो विद्या मुक्त कब करती है? जब विद्या को समझा जाता है। विद्या का अर्थ सिद्धांतों को समझ लेना नहीं है। विद्या का अर्थ यह कि जो कोई जो कुछ कह रहा है वो इनफैक्ट क्या कह रहा है, इसको समझ लेना है। हमने आपसे कहा था कि यूं तो गीता में कृष्ण भी कहते दिखाई देते हैं अर्जुन से कि मेरी शरण आ जाओ, लेकिन ये अहंकार का वाक्य नहीं है। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे बच्चे को आप संकट में पड़ा देखकर बच्चे से कहा करते हैं कि मेरे पास आ जाओ। ये ठीक वैसी बात है। और जब आप कहते हैं कि हम ये करेंगे तो ये अहंकार की घोषणा है। तो चीजें जो बोली जा रही हैं वो ठीक कैसे है, ठीक है, उनका सत्य स्वरूप क्या है, ये समझना ही विद्वान होने का पहला लक्षण है। विद्वान होने का पहला लक्षण यह नहीं है कि सिद्धांत कंठस्थ कर लिए। अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो कबीर इस दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ हैं। भाई कबीर वो तो घोषणा कर रहे हैं कि मोती कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं आप। तब तो कबीर इस दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ साबित होते हैं। इसका मतलब विद्या का अर्थ ये नहीं है। विद्या का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो चीजों का सत्य स्वरूप है उसे पहचान लेना। यूं तो आप कई बार बहुत विनम्र दिख सकते हैं, बहुत दानी दिख सकते हैं, लेकिन आपका वो सब विनम्रता, वो सब दान नाटक सिद्ध हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको मालूम हो कि कोई हमें स्वीकार करने ही वाला नहीं है, इसलिए आप त्याग का नाटक कर रहे हो। अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यही होता है, अक्सर ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही होता है। उन्हें खूब मालूम होता है कि हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो वो त्याग का नाटक करते हैं। ये आप भी खूब करते हो। आप विनम्र दिख सकते हो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि विनम्रता ही एकमात्र वो कुंजी है जिससे हम डिजायर्ड गोल प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर विनम्रता नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें पास भी नहीं बैठने देगा, इसलिए आप विनम्रता शो कर रहे हो। इनफैक्ट विनम्रता आपका स्वभाव नहीं है। तो अगर आप ये समझ लो कि कोई जो व्यवहार कर रहा है वो उसका स्वभाव है या काम निकालने की तरकीब, जैसे आप सर्वसामान्य समाज में देखोगे आपको लोग एक दूसरे के पैर छूते दिखाई देंगे, वो पैर छू रहे हैं। अगर उनका काम तुमसे न हो तो वो तुम्हें नमस्ते भी नहीं करेंगे, तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। तो वो पैर छूना उनके स्वभाव की विनम्रता नहीं है, वो पैर छूना उनके सदाचार का भाग नहीं है, वो उनकी उसी प्रकार की पॉलिसी और नीति है जैसे अन्य प्रकार की पॉलिसी और नीति होती। तो चीजों का एकदम ठीक स्वरूप समझ लेना, यही विद्वता है। इसी को पढ़ा लिखा होना कहा जाता है। तो आप जिस दिन यह समझ लेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो सबको हर प्रकार की ताकत दे रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर
लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और प्राधिकारी या संस्थाएं भी अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है। तो अगर उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को अपने अपमान के लिए दंड देने की ताकत मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो विधायिका को भी वो शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिली है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अगर ठीक है कंटेम्प्ट के जुडिक्शन में उन्हें दंडित करने की शक्ति दी है, तो विधायिका अपने को प्राप्त शक्ति के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना सकती है और दोनों को साथ साथ लागू किया जाएगा। ये ठीक है कि विधायिका ये नहीं कह सकती कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके लिए दंड देने की ताकत कल से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये कहने की ताकत उन्हें जहां से मिल रही है वहीं से उन्हें कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की ताकत मिल रही है। लेकिन विधायिका उन विषयों पर, जिन विषयों के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कोई ताकत नहीं दे रहा, उन विषयों के संदर्भ में विधायन कर सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसके सहित कोई प्राधिकारी इतना बड़ा नहीं है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर मान लिया जाए। इसलिए विधायिका ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये बताता है कि सजा कंटेम्प्ट के मामलों में कितनी दी जा सकती है, क्योंकि यह कहा है कि दंडित कर सकते हैं अपने अपमान के लिए, और अपना अपमान ये उन्होंने इस शब्द का उदार अर्थान्वयन करके उन सारे प्राधिकारियों को एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में ले लिया जो न्याय निर्णयन का काम उनके द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर कहें ये तो ठीक नहीं है, लेकिन उनके नियंत्रण और उनके निर्देशन के अधीन जो लोग न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं उन सबको उन्होंने अपने संरक्षणात्मक जो उनका प्रोटेक्टिव फील्ड है उसके अंतर्गत ले लिया। लेकिन यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया कि दंड देना यानी जो दंड का विस्तार है वो कितना होगा। तो इस विषय पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो प्रावधान करता है वो सारे लागू होंगे, यानी अनुच्छेद 215 हो या अनुच्छेद 129 हो, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के साथ साथ लागू हो सकते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी लागू होगा और 215 129 ये भी लागू होंगे, दोनों लागू होंगे। जहां पर 215 129 में कोई बात नहीं कही गई वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। दंड का विस्तार कितना होगा वो बताएंगे। आपका कंटेम्प्ट क्या माना जाएगा, क्योंकि अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अपने अपमान के लिए तो दो बातें, अपना जुडिक्शन तय करने की शक्ति, अभिलेख न्यायालय के रूप में उन्हें अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है, लेकिन अवमान क्या, आखिर अपमान कहेंगे किसको, इसको डिफाइन करने का ठीक है जो अवसर है या जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं किया। तो उन्होंने अपमान डिफाइन किया कि दो प्रकार का है साहब, सिविल है क्रिमिनल है। सिविल अपमान कब माना जाएगा, क्रिमिनल अपमान कब माना जाएगा, सारी बातें बताई उन्होंने। कहा सिविल अपमान तब मानेंगे जब विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर होगा, और जो क्रिमिनल अपमान है वो कब मानेंगे जबकि आप कोई भी काम इस ढंग से करेंगे कि उससे जो न्याय प्रशासन है समुचित उसमें बाधा पड़े। आप कुछ भी ऐसा करें, आप खाली फेसबुक पोस्ट ये लिखें जिससे लोगों को आप ये प्रेरणा दें कि वे अपने विवादों का समाधान न्यायालयों के माध्यम से न कराएं, क्योंकि न्यायालय विवादों का समाधान अन्यायपूर्वक करेंगे ये नहीं, बहुत देर से करेंगे, इसलिए वहां जाइए मत। अगर आपने ये भी किया तो भी आप समुचित न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
समुचित न्याय प्रशासन चलाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत आपसे वो मांगे गए, आप वो नहीं दे रहे, कहे भी नहीं रहे कि नहीं देंगे, लेकिन दे भी नहीं रहे, तो स्थिति क्या बनेगी? आपका काम समुचित न्याय प्रशासन में बाधा माना जा सकता है। तो अवमान क्या, इसको यहां नहीं बताया तो वो विधायिका बता सकती है। अपमान किया तो दंड कितना, ये यहां नहीं बताया तो विधायिका बता सकती है। ये सारी बातें यहां तय हो सकती हैं। तो आपका दोनों चीजें एक साथ लागू होंगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के मामले में। और जो हाई कोर्ट की शक्ति है ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसी ही रहेगी, और इसीलिए कंटेम्प्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे को दूसरे, एक मुकदमा तो ना कहें क्योंकि कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है वो मुकदमा नहीं मानी जाती है, ठीक है, वो वाद नहीं है। और चूंकि वो मुकदमा नहीं, क्योंकि मुकदमे में दो पक्ष होंगे, यहां कोई पक्ष नहीं है, यहां कंटेम्नर है और कोर्ट है, इसलिए मुकदमे की कार्यवाही नहीं है। और चूंकि मुकदमे की कार्यवाही नहीं, इसीलिए इस पर कोई प्रोसीजरल लॉ लागू नहीं है, न सीपीसी न सीआरपीसी है। और आपको पहले भी कहा गया है कि जब कोई प्रोसीजर लागू नहीं होगा तो नेचुरल जस्टिस वहीं लागू होता है जब प्रक्रिया न दी गई हो, क्योंकि नेचुरल जस्टिस प्रोसीजरल लॉ का ही भाग है। तो कंटेम्प्ट के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया है, क्योंकि वो कार्यवाही मुकदमे की कार्यवाही है ही नहीं। तो आपका कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। एक मामले में एक उच्च न्यायालय ने अपने कंटेम्प्ट का संज्ञान लिया और लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, यानी कंटेम्नर सुप्रीम कोर्ट गया और उसने ये निवेदन किया कि क्या किया जाए, जो कार्यवाही है वो उस उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और ये कहा कि चूंकि कंटेम्प्ट का संज्ञान लेने की ताकत उच्च न्यायालय को किससे आती है? स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और वो ताकत उनकी हमारे जैसी ही है, इसलिए हमें कोई हक नहीं है कि उन उच्च न्यायालय, क्योंकि आप दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करेंगे कार्यवाही, इसका मतलब यह हुआ कि संबंधित उच्च न्यायालय को अपने अपमान के लिए दंड देने की ताकत नहीं है। यह कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कि अपने अपमान के लिए दंड देने की ताकत प्रत्येक उच्च न्यायालय को होगी। तो जिस उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट हुआ, स्वयं उसे दंड देने की ताकत है। किसी अन्य उच्च न्यायालय को, किसी अन्य उच्च न्यायालय के लिए इस ताकत का उपयोग करने का हक ये अगर दिया जा रहा है तो ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अपमान के लिए कार्यवाही करने का हक ये दिया है। तो जो प्रत्येक उच्च न्यायालय को दिया है तो उसी उच्च न्यायालय को कार्यवाही करनी चाहिए। तो इसलिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, और शेष जो उच्च न्यायालय का अपमान संबंधी क्षेत्राधिकार है वो बिल्कुल ठीक 129 जैसा है। तो आपका 215 और 216 इसकी बात कल हो गई थी। 217 क्या कहता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। इफ यू वांट टू बी ए जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, देन व्हाट एलिजिबिलिटीज यू मस्ट हैव। ठीक है, ये यहां बताया गया, कहा अनुच्छेद 124 का में, ये तो हट ही गया, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि यहां बना हुआ है इसलिए लिखा हुआ है, अन्यथा की स्थिति में अब न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी तो बात ही नहीं बची। कहता है कि अनुच्छेद 124 का में निर्दिष्ट न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।
और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में यथा उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम एज जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी कितनी है, 62। लॉ कमीशन की सिफारिश रही है, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश इन्हें सुविधा दी गई है कि ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, यहां आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर करना चाहें, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रतिबंध है कि वे कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो लॉ कमीशन है उसने सिफारिश यह की है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये ठीक नहीं दिखेगा, और वाकई ये ठीक दिखता भी नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर भले ही हो गए, उनके कलीग्स तो रहेंगे ही, और जब उनके कलीग्स रहेंगे तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे उन्हें रिलैक्सेशन देंगे। रिलैक्सेशन अनड्यू होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन रिलैक्सेशन अपने आप में देना यही अनड्यू है। रिलैक्सेशन अनड्यू न हो यह संभव नहीं है। जैसे ईश्वर गलत हो यह असंभव है, वैसे रिलैक्सेशन अनड्यू न हो यह भी असंभव है। इसलिए सिफारिश यही है लॉ कमीशन की कि इनकी आयु को बढ़ा दें, 65 वर्ष कर दें रिटायरमेंट एज को, और इनकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दें। लेकिन अब तक वो स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए जो इनकी रिटायरमेंट एज है उसे 62 तक कर दिया है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। और न्यायिक नियुक्ति आयोग इसकी कोई भूमिका इनके अपॉइंटमेंट में नहीं है, वही कॉलेजियम, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो कुछ निर्धारित हुआ उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में, वही यहां काम करेगा। अर्थात कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट का है उसी की राय ये महत्वपूर्ण होगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय इसमें नियुक्ति की दशा में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी राय जो कि कॉलेजियम की राय के मुताबिक होगी उसकी प्रमुखता रहेगी, और सरकार को कॉलेजियम जो नाम सजेस्ट कर रहा है उसी को न्यायाधीश नियुक्त करना होगा, जब तक कि कोई अच्छे कारण सरकार के पास न हो नियुक्त न करने के, तब तक उन्हें उसी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में कहा था कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त करेंगे। लेकिन वहां लिखा हुआ था आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कंसल्टेशन इस शब्द को, ठीक है, आपका इंटरप्रेटेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में किया गया था, और उसका निर्वचन ऐसे आया था कि यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय से करेंगे, इसको ऐसे लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहेंगे यदि उसमें कोई खामी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को माना जाएगा। और उसका जब इंटरप्रिटेशन अगले में हुआ था, जो इन रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर, उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने यही कहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राय देंगे वो एक कॉलेजियम बनाएंगे 4 जजों का, और उन 4 जजों में सर्वसम्मत फैसला लें, ये तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में बहुमत से फैसला होगा। लेकिन अगर स्वस्थ परंपरा के रूप में 2 जज अगर किसी नाम की खिलाफत कर रहे हैं तो उस नाम को विड्रॉ कर देना चाहिए और उसकी सिफारिश चीफ जस्टिस को नहीं करनी चाहिए।
और अगर चीफ जस्टिस ने सिफारिश कर दी तो फिर सरकार अगर कोई विशेष बात है तो उसे नियुक्त नहीं करेगी, अन्यथा सरकार को नियुक्त करना ही चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि कंसल्टेशन शब्द जो लिखा है 124 में, उसे इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जा सकता, उसे उन प्रावधानों की लाइट में पढ़ा जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशरी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है। जब जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया तो एक इंपार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा नियुक्त न हो बल्कि मेरिट के आधार पर नियुक्त हो। तो इसलिए सारी व्यवस्था आपकी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में आई थी। यहां जब उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की बात चलेगी तो जो स्टेट गवर्नमेंट और जो राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उनकी राय और ली जाएगी। तो राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल यानी राज्य सरकार, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे न्यायाधीश हैं जिनकी राय राष्ट्रपति इस मसले पर लेना उचित समझे, उनकी राय ये और ली जाएगी। और इसके बाद अगर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी सीनियर चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के अन्य देश भर के हैं, जिस हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी उसके मुख्य न्यायाधीश से तो लेंगे ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश जिसकी राय इस मसले पर ली जानी चाहिए उसकी भी लेंगे, और देश भर के अन्य जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनमें से जिसकी राय वो लेना चाहेंगे वो लेंगे। और उसके बाद ये सारी राय जो उन्होंने ली है स्टेट गवर्नमेंट की यानी राज्यपाल की, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश की जिसकी राय वो इस मसले पर लेना उचित समझे, और ऐसा न्यायाधीश उसी को मानते हैं जो संबंधित हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी नियुक्त हो, उसकी राय, और देश भर के जो अन्य चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्टों के उनमें से सीनियर चीफ जस्टिस की राय, और ये सारी राय वो रखेंगे कॉलेजियम के सामने, और फिर कॉलेजियम की राय, ये सारी राय मिलकर चीफ जस्टिस की राय मानी जाएगी उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की दशा में, और फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में मानी गई है, और इसी प्रक्रिया से अब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जहां तक उनकी पदी योग्यताओं का सवाल है तो वो आपका उन्होंने कहा है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। आपका सबसेक्शन 2 देखें, कहता कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, 217 सबसेक्शन 2 है, जब वह भारत का नागरिक है और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, उसने कहा 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है। जो आजकल संविधान बचा रहे हैं, सन 1992 में डिसाइड हुआ, इसके मतलब वो लिटिगेशन जो सन 1992 में डिसाइड हुआ 90 या 91 में एराइज हुआ होगा, तभी तो 92 में डिसाइड हुआ, और 90-91 में सरकारों में वो नहीं थे जिनसे संविधान बचाया जा रहा है, बल्कि वही थे जो संविधान बचा रहे हैं। ठीक है, और उस समय क्या किया था, एक आईएएस जिन्होंने लॉ सेक्रेटरी का पद, ठीक है, जो कानून के सचिव होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जो सेक्रेटरी थे उन्हें हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया।
तब यह सवाल उठा कि न्यायिक पद धारण किया है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मजेदारी है, नियुक्त कौन करेगा? अंततः राष्ट्रपति। ठीक है, कंसल्टेटिव प्रोसेस चलेगा भाई, कंसल्टेटिव प्रोसेस चलेगा। अब आप सोचें कि कंसल्टेटिव प्रोसेस होने के बाद भी भाई सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में, ठीक है, ये मसला उठा। हमने आपको बताया था जब सुप्रीम कोर्ट बता रहे थे कि बिफोर 1993 और आफ्टर 1993, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 1993 के बाद है और ये 1992 की हरकत है। दीज आर द, ये पृष्ठभूमि है जिसमें अंततः सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुआ है। अंततः यूं ही नहीं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन जिन्होंने डिसाइड किया, वे सब न्यायाधीश उसी प्रोसेस से नियुक्त हुए थे जिसमें सरकार की भूमिका प्रमुख थी। ठीक है, लेकिन जब अति हो जाती है, तो अंततः कुछ तो ठीक कहना ही पड़ता है। यही वो पृष्ठभूमि है कि 1993 में आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करना ही पड़ा। ऐसे बोले तो ज्यादा ठीक है, डिसाइड किया नहीं, डिसाइड करना ही पड़ा। क्योंकि इससे पहले क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के एक कर्मचारी को, वो कर्मचारी उच्च पदस्थ है या नीचे काम करता है, इससे तो फर्क पड़ता नहीं, उन्हें उठा करके हाई कोर्ट के जस्टिस बना दिया। क्योंकि उस समय तक स्थिति क्या थी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो मुकदमा है ये किस ठीक है फैक्चुअल पृष्ठभूमि में उठता है, जजों के ट्रांसफर पर हिम्मत चंद साकरचल सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एसपी गुप्ता, ये दो प्रमुख मुकदमे हैं। और अंततः जजों के ट्रांसफर का मसला भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में डिसाइड हुआ। यानी न्यायपालिका इससे जुड़े हुए मसलों के लिए अथॉरिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और आपका जुडिशरी से जुड़े हुए जो मुकदमों के नाम हैं, वो हिम्मत चंद साकरचल सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और अंततः सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ क्या था, जज ट्रांसफर की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बहुत भिन्न तो है नहीं, इसलिए उसे बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। जजेस का ट्रांसफर करने की शक्ति हमारे ख्याल से 222 इसमें दी गई होगी। हाँ ठीक, 222 है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, क्या कहा है यहीं पर देख लेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 कानून निर्दिष्ट न्यायिक आयोग, ये तो लागू नहीं है, ठीक है, इसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में था, वही लागू है, ठीक है ना। तो कहता है कि उनकी सिफारिश पर, और वहां लिखा है पूर्व में जो था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात, तो शब्द वही पढ़ेंगे क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं, ठीक है ना। कहता राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 कानून निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शक्ति दी गई। जो हम बताना चाहते हैं वो ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शक्ति है कि एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता। अब चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शक्ति है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, उन्हीं की सलाह और सहायता, इसके आधार पर उस शक्ति का प्रयोग जो होगा। 16 न्यायाधीश, 16, एक नहीं 16 आफ्टर इमरजेंसी उच्च न्यायालयों में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को ट्रांसफर किए गए। 16, एक नहीं। और जब हम इमरजेंसी आपको पढ़ाएंगे, जब इमरजेंसी पर हम लोग बातचीत करेंगे तो देखेंगे
कि चूंकि इमरजेंसी में 1975 की, जब इंदिरा गांधी ने देश में नंगा नाच जिसे बोलते हैं वो किया, ठीक है, उस इमरजेंसी में क्या हुआ था कि चूंकि अनुच्छेद 359 की शक्ति का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 32 को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय का जो जाने का हक था वही खत्म हो गया था। आप जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देने की ताकत अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 359 कहता है कि जब आपातकाल चल रहा है तो राष्ट्रपति किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन को सस्पेंड कर सकते हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन को। इसका मतलब फंडामेंटल राइट तो रहेगा लेकिन आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकेंगे। और यह हमें याद नहीं पड़ा था कि 1975 की इमरजेंसी में अनुच्छेद 32 को सस्पेंड किया था या नहीं किया था, लेकिन अगर नहीं भी किया तो भी प्रभाव वही रहेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट ही सस्पेंड है तो आप चले भी गए तो पाओगे क्या, ठीक है ना। और उस समय जब हम लोग देखेंगे वो चीजें तब देखेंगे उच्च न्यायालयों की भूमिका प्रमुख हो गई थी। कारण यह था कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को विधिक अधिकारों का प्रवर्तन करने की ताकत यह मिली हुई है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों का प्रवर्तन कर सकता है, और हम लोग बीएनएसएस और पूर्व में सीआरपीसी पढ़कर आए हैं। वहां सेक्शन 97 था पूर्व की सीआरपीसी में, वो ये कहता था कि अगर किसी व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध किया गया है, यानी उसका परिरोध जस्टिफाइड नहीं है कानून की नजर में, तो उसे मुक्त करने का आदेश कौन दे सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यह आदेश दे सकता है। इसका मतलब यह आपका लीगल राइट हो गया कि यू कैन नॉट बी डिटेन्ड अगेंस्ट द प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्योंकि सस्पेंड है, सरकारों ने लोगों को जेलों में यूं ही बंद कर रखा है। और जब उच्चतम न्यायालय पहुंचे हैं तो एडीएम जबलपुर में जस्टिस बेग, ठीक है, उन्होंने अपनी अधिकारिता का इस्तेमाल करने से ब्लंटली मना कर दिया। कैसे किया था, क्या किया था, क्या फैक्ट सिचुएशन थी, ये सब जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे। मोटे में आप ये समझ लेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तब उच्च न्यायालय ने यह कहा, लोग उच्च न्यायालय गए और लोगों ने कहा कि विधिक अधिकारों को प्रोटेक्ट कराने का हक आपके पास है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है, विधिक अधिकार तो सस्पेंड नहीं है, और सदोष परिरुद्ध हमें किया गया है। इन बातों पर कुछ उच्च न्यायालयों ने सरकार के खिलाफ भी डिसाइड कर दिया, ठीक है ना, सरकार के खिलाफ डिसाइड किया। हालांकि फिर आदेश जारी करके उन सारे आदेशों को नलीफाइड कर दिया, वो एक अलग किस्सा है, देखेंगे जब बात करेंगे वहां। लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों ने, जिसे कहते हैं ना, साहब की मंशा के खिलाफ काम कर दिया। तो जो संविधान बचा रहे हैं, इन्होंने 16 न्यायाधीश, 16, ठीक है, और 16 ही होंगे पूरे देश भर में जो इतना रिस्क ले लेंगे, बाकी सब नौकरी ही करते हैं। 16 को उठाकर ट्रांसफर किया। और देखिए ट्रांसफर काहे के लिए होना चाहिए? ट्रांसफर सुव्यवस्था के निर्माण के लिए होना चाहिए। जो ट्रांसफर की ताकत दी जाती है वो सुव्यवस्था के निर्माण के लिए दी जाती है, क्योंकि आदमी कहीं भी रहेगा तो ठीक है, उसे राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा, और हो भी पाएगा तो कुछ ही हो पाएंगे, सब नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा यह है कि कुछ दिनों बाद उठाकर ट्रांसफर कर दिया जाए, नया आएगा।
उससे कोई राग द्वेष होगा नहीं। तो एफिशिएंसी व्यवस्था की, इसको बढ़ाने के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। और यही 222 सबसेक्शन 2 कहेगा भी। आप देखेंगे 222 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कहेगा जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया जाता है या किया जाता है, तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात, ठीक है, अच्छा इसमें नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन माना यह गया है कि ट्रांसफर किसी का भी हो, वो केवल सुव्यवस्था बनाने के लिए होता है, दंड देने के लिए नहीं। दंड देने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं। अगर आप ये कहते हो कि कर्मचारी खराब है और इसने गड़बड़ की है, तो जहां जाएगा वहां करेगा, तो फिर इसे ट्रांसफर क्यों, इसे तो दंड दीजिए। तो ट्रांसफर दंड का भाग नहीं है, ट्रांसफर व्यवस्था निर्माण के लिए किया जाता है। और व्यवस्था निर्माण इसमें लोकहित है, यानी ट्रांसफर हमेशा इन द पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब 16 न्यायाधीश ट्रांसफर किए हैं, हालांकि सरकार का तर्क यही था कि हमने सारे ट्रांसफर इन द पब्लिक इंटरेस्ट किए हैं, लेकिन ये माना नहीं गया, ठीक है ना। और एक बात शुरू हो गई है कि राष्ट्रपति इन ताकतों का दुरुपयोग ये कर सकते हैं, और चूंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 361 संरक्षित है, कुछ नहीं हो सकता, उनके खिलाफ तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि अगर कोई अनएलिजिबल व्यक्ति न्यायाधीश बन गया तो को वारंटो जारी हो जाए, ठीक है। और अगर ट्रांसफर गलत किया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू ये हो, और कोई रास्ते नहीं बचता। तो हम जहां से बात शुरू किए थे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त हो सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने न्यायिक पद धारण किया। इन्होंने क्या किया, एक कर्मचारी को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाकर बैठा दिया जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में काम करता था, ठीक है, बिफोर 1993। ये वो पृष्ठभूमि है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन डिसाइड करना पड़ा। इससे पहले जहां तक नियुक्ति का सवाल है, ट्रांसफर का सवाल है, एसपी गुप्ता, ठीक है, उसमें भी इसी प्रकार के गड़बड़ हो चुके थे। तो वो दोनों बातें हम एक साथ आपको बता रहे हैं। अब क्या हुआ, अगर उधर की बात करें तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट करने के बाद तुरंत चैलेंज हुआ कि इन्होंने न्यायिक, ठीक है, पद धारण ही नहीं किया है 10 साल, या तो 10 साल न्यायिक पद धारण किया हो या 10 साल किसी उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये तो ब्यूरोक्रेट, इन्होंने कौन सा न्यायिक पद धारण किया। अब न्यायिक पद, इसकी व्याख्या का सवाल उठ गया, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो को वारंटो की प्रोसीडिंग्स यही एकमात्र रास्ता बची, और को वारंटो की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उस व्यक्ति को, कहा इन्होंने कोई न्यायिक पद धारण नहीं किया। न्यायिक पद की व्याख्या हुई, लेकिन क्या हुआ इससे मतलब नहीं, ठीक है। जो हुआ उसे करने की जरूरत पड़ी, यह महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्शनेबल है। वो करने की जरूरत क्यों पड़ गई, आप कर रहे थे ना, इसलिए जरूरत पड़ी, और आप संविधान बचा रहे हैं। अब आप संविधान बचा रहे हैं, ठीक है। तो आपने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायिक पद धारण करने का मतलब यही है कि उसने मुकदमे सुने हो। इन्होंने एक भी मुकदमा नहीं सुना है जिसने कानून की व्याख्या की हो। अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करने का मतलब यह हुआ, इन्होंने वो भी नहीं किया है, इसलिए एसेंशियल जो योग्यता है ये धारित नहीं करते, ठीक है। ये स्थिति रही है। अब ट्रांसफर पर आ जाइए। तो 16 न्यायाधीश इमरजेंसी में, शायद 16 न्यायाधीश ट्रांसफर हुए, शायद 1975 की बात नहीं है, चाइना वार की बात है संभवतः, जहां तक हमें याद पड़ता है। या आप देख लेंगे 16 न्यायाधीश कब ट्रांसफर हुए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन या तो नेहरू जी या
इंदिरा गांधी, क्योंकि और तो कोई रहा ही नहीं उस समय। इन्होंने 16 न्यायाधीश उठाकर ट्रांसफर किए। कहने को राष्ट्रपति ने किए, वो तो आर्टिकल 74 है। ठीक है, बाकी जनता को बेवकूफ बनाओ, बाकी तो कानून में सब लिखा ही है। 16 न्यायाधीश ट्रांसफर हुए और यह माना गया कि इमरजेंसी में जो डिसाइड किया, शायद चाइना वार की ही बात है, उसके कारण से जो सीआरपीसी के प्रोविजंस को लेकर उच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय के 16 न्यायाधीशों ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, उसकी वजह से यह किया गया। हालांकि क्लियर कुछ नहीं हुआ, न कहीं कोई चैलेंज हुआ, लेकिन एक बात चल पड़ी कि भाई ये गड़बड़ आ रही है। उसके बाद आपके गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, ठीक है, अपने खिलाफ उनका जो ट्रांसफर किया गया उसे चैलेंज किया। वही साकलचंद हिम्मतलाल सेठ या हिम्मतलाल साकलचंद सेठ, नाम आप देख लेंगे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें एक बार ये बात अब आई कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या इसका हो सकता है, तो उसमें ये कहा, या क्योंकि यहां पर अब तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसकी सलाह, इससे पहले भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ट्रांसफर कर सकते हैं, यह लिखा है। तो भारत के उच्च न्याय, जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायमूर्ति, उनसे सलाह करने के पश्चात, तो उनकी सलाह और सरकार की मंशा, इसके बीच अगर विरोध है तो प्राइमेसी किसको मिले, इस बिंदु पर आपका जो रिट थी वो फाइल की गई और ट्रांसफर को चुनौती दी गई। कोर्ट ने लिटरल इंटरप्रिटेशन किया और कोर्ट ने कहा क्योंकि राष्ट्रपति को हक है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यह कहा गया कि संबंधित न्यायाधीश, उसकी सहमति यह भी ली जानी चाहिए और अंतरण कर सकते हैं। इन शब्दों को ऐसे पढ़ा जाना चाहिए मानो यह लिखा है कि सहमति से अंतरण कर सकते हैं, मानो ऐसा लिखा है, ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सलाह देने से पूर्व संबंधित न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए और संबंधित न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात मुख्य न्यायमूर्ति जो सलाह दें उसी के मुताबिक ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कोई बात नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट ने, जब बात की शुरुआत होती है तो कोई मानता भी नहीं, ये तो आप दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं बनी है और यह कहा गया कि नहीं, राष्ट्रपति की ताकत है, वही जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर ले, और ट्रांसफर हो गया। एसपी गुप्ता, इसमें फिर वही दिक्कत आई है। पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, खाना खाने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि सुदूर उत्तर और सुदूर दक्षिण, भाई जलवायु की समस्या, भाषा की समस्या, संस्कृति की समस्या, खान पान की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं। आप बिहार के आदमी को उठाकर मद्रास भेजो, ठीक है, लेकिन एसपी गुप्ता की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को समझ लीजिए, ठीक है। बिहार तो वैसे भी बहुत शानदार स्टेट है, भाई कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं बिहार कितना शानदार स्टेट है। और जिस समय एसपी गुप्ता जिस पृष्ठभूमि में राइज हो रहा है, तब तो सरकार की मर्जी से ही सब अपॉइंट होता था। तो मिस्टर एसपी गुप्ता की जो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस साहब बिहार तो थे, लेकिन उन पर कोई आरोप भले ही न हो पैसों का या किसी भी ढंग का, लेकिन ये आरोप जरूर थे उनके ऊपर कि इनकी वजह से गड़बड़ हो रही है। जैसे मनमोहन सिंह मरे तो हमारा कहना यही था कि भारत के इतिहास में इससे अधिक भ्रष्टाचार शायद ही कभी हुआ हो, ठीक है। उन 10 वर्षों में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन 10 वर्षों में जितने भ्रष्टाचार के मामले आए
शायद ही कभी आए हों। अब ये ठीक है कि मनमोहन सिंह पर कोई आरोप न हो, लेकिन क्या वो कॉलेज का प्रिंसिपल सम्मानित होने योग्य है? जिसके प्रिंसिपल रहे थे उस पर भले ही कोई आरोप न हो, लेकिन कॉलेज में एक भी व्यवस्था ठीक नहीं चली, क्या वो सम्मानित होने योग्य है? तो यही स्थिति रही है। तो आपका एसपी गुप्ता चीफ जस्टिस हैं, आप, जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की है ना। इस फैक्चुअल पृष्ठभूमि में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये डिसाइड हुआ, और लोग जो चीफ जस्टिस का ट्रांसफर था बिहार से मद्रास, इसको चैलेंज किया गया, इसको चैलेंज किया गया, और ये कहा गया कि राष्ट्रपति ये जो ताकत उपयोग कर रहे हैं इसमें यह माना जाना चाहिए, मानो ये लिखा है कि राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकेंगे, लेकिन ट्रांसफर सहमति के आधार पर ही होगा, ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? ट्रांसफर प्यूनिटिव मीजर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ट्रांसफर की जो अवधारणा है वो अवधारणा फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि संबंधित न्यायाधीश की सहमति ली जाए, ऐसे इसको पढ़ा जाए, और मुख्य न्यायमूर्ति उनकी सलाह, ये प्राइमेसी रखे, और मुख्य न्यायमूर्ति संबंधित न्यायाधीश से सलाह करें। तो जस्टिस भगवती इस बात के प्रबल एडवोकेट थे उस मामले में कि साहब कंसेंसस ट्रांसफर होना चाहिए, ये प्यूनिटिव मीजर से ट्रांसफर नहीं, ठीक है। लेकिन एसपी गुप्ता में सहमति नहीं बनी है, और एसपी गुप्ता में अल्टीमेटली डिसाइड यही हुआ कि नहीं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सरकार की राय में अगर विरोध है, यानी राष्ट्रपति सहमत नहीं है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और संबंधित न्यायाधीश की राय लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन एसपी गुप्ता से एक बात आ गई है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह बात एसपी गुप्ता में मान ली थी कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जो लिखा है तरीका, यानी मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह ली जाएगी, और ट्रांसफर केवल उसी उद्देश्य से होगा जो ट्रांसफर का उद्देश्य होता है, इनफैक्ट, यानी लोकहित। ट्रांसफर सिर्फ लोकहित में होगा, किसी को परेशान करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही करने का हक कहां दिया है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। वही प्रक्रिया रहेगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए है, वही प्रक्रिया 217, अभी हम लोग देखेंगे 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भी वही प्रक्रिया है। इसलिए केवल एक बात बचती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफर जो किया जाएगा वो केवल उसी आधार पर किया जाएगा जिस आधार पर किसी को भी ट्रांसफर किया जाता है, यानी लोकहित में। और उस प्रक्रिया से जो 222 में लिखी है, इन दो बातों में से एक का भी उल्लंघन हुआ तो जुडिशियल रिव्यू होगा, और राष्ट्रपति का वह आदेश क्वैश भी किया जा सकता है। यानी एसपी गुप्ता की एक ही उपलब्धि रही कि जुडिशियल रिव्यू आ गया, और यह बात तय हो गई कि लोकहित में ही ट्रांसफर होगा और प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। बस इतनी ही उपलब्धि है एसपी गुप्ता की। इसके बाद ट्रांसफर, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये फैक्ट सिचुएशन है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जैसे जैसे आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको संविधान बचाने की जो असलियत है, ये सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। कितना संविधान बचा है और क्या क्या हुआ है। अब जब मसला सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में आया है, तब ट्रांसफर कैसे होगा ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, और वहां यही कहा है कि आप ट्रांसफर करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जो बाद में रेफरेंस गया, दोनों को मिला दें,
तो जो प्रक्रिया आज की तिथि पर उभर रही है उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफर करने के लिए, वो ये कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति इसकी सलाह लेंगे और मुख्य न्यायमूर्ति अपनी सलाह देने से पूर्व जिस उच्च न्यायालय से ट्रांसफर होना है वहां के चीफ जस्टिस की, जिस उच्च न्यायालय को ट्रांसफर, ठीक है, जहां से ट्रांसफर होना और जहां को ट्रांसफर होना है, दोनों जगह के चीफ जस्टिस की राय सुप्रीम कोर्ट में जिस न्यायाधीश से वो सलाह करना चाहे, और ये न्यायाधीश वो होगा सामान्यतः जो उस उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करता होगा जहां से ट्रांसफर हो रहा है या जहां को ट्रांसफर हो रहा है, उससे सलाह करने के पश्चात और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम वो बनाएंगे उससे सलाह करने के पश्चात किसे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रांसफर करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यह आवश्यक तौर पर माना जाएगा कि लोक हित में ही ट्रांसफर किया गया है। हां, यह एक बात तय है कि संबंधित जज की सहमति लेने का कोई न मतलब है न अर्थ है, संबंधित जज की सहमति नहीं ली जाएगी क्योंकि वो ट्रांसफर होने को राजी नहीं और लोक हित में जरूरी है, इसका तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आज की डेट पर व्यवस्था उभर कर आई है। आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इसमें ट्रांसफर और नियुक्तियां दोनों को स्पष्ट किया है। और नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कब होगी? 217 सब्सेक्शन 2 के मुताबिक 217 सब्सेक्शन 2 कह रहा है, जबकि 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है। ठीक है ना। और आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये हट कैसे सकेंगे? तो कहता है कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो रेजिग्नेशन की फैसिलिटी सभी को रहती है, उनको भी है। और किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। यानी अगर हटाना है तो प्रक्रिया ठीक वैसी रहेगी जैसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए ट्रांसफर पर इतना बवाल हुआ है, ऐसा कहें तो ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर व्यवस्था बनाने के लिए उसकी अवधारणा है, और अगर आप प्यूनिटिव मेजर्स के तौर पर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और इसलिए अब फाइनली जो व्यवस्था उभरी है वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की है। कहता किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। ठीक है ना। यह भी किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो गया तो भी रिक्त हो गया, और किसी अन्य उच्च न्यायालय को ट्रांसफर हो गया तो भी रिक्त हो गया। और अगर रिक्ति है तो भरने का काम राष्ट्रपति करेंगे, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए। भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है, यानी ट्रिब्यूनल में मेंबर ये होते हैं, अथवा संघ या राज्य के अधीन ऐसा कोई पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। अब विधि का विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान आपको कैसे हासिल होगा? जब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे विधि का विशेष ज्ञान। ठीक है, विधि का विशेष ज्ञान खाली उसमें विशेष शब्द का है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि खाली आपने लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ ली। कहता विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। और आपका 3 देखें 1979 में लाया गया है। ठीक है ना, यह संशोधन से जोड़ा गया। और यहां जो जुरिस्ट है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है, उसे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है, उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
ऐसा व्यक्ति यहां नियुक्त नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, कहता है किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है। यानी पहले आप प्रैक्टिस में रहे 2 साल, बाद में कोई न्यायिक पद आपके पास आ गया, या किसी अधिकरण के सदस्य, तो सारी चीजें वही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले अब ऐसे लोग जिंदा ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसका केवल एकेडमिक महत्व बचा। और 3 कहता है यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी एज, इसके बारे में सवाल है कि 62 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं ना। अगर ये सवाल उठ रहा है कि 62 पूरी हो गई और ये उच्चतम न्यायालय के, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हुए हैं, तो अगर आयु के संबंध में कोई सवाल उठ रहा है तो उसका विनिश्चय मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से। अब यहां मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह क्या वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन में है, यानी मुख्य न्यायमूर्ति जो सलाह देंगे आयु के बारे में वो राष्ट्रपति मानने को बाध्य होंगे। क्या स्थिति ये है? तो अब तक जो उपलब्ध केस ला है इनके आधार पर यह स्थिति नहीं है। यहां राष्ट्रपति तय करेंगे, किस प्रक्रिया से तय करेंगे ये भी नहीं लिखा है। आज तक एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि यहां चूंकि राष्ट्रपति आयु के संबंध में निर्णय करेंगे तो ट्रिब्यूनल की तरह काम करेंगे, और जब ट्रिब्यूनल की तरह काम करेंगे तो उनसे अपेक्षित यह है कि वो क्या करे, आपका जो नेचुरल जस्टिस के नियम है उनको फॉलो करेंगे। और नेचुरल जस्टिस के नियम ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सुनवाई का पर्याप्त अवसर ये संबंधित व्यक्ति को देने के उपरांत ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर राष्ट्रपति ने सुनवाई का पर्याप्त अवसर ये नहीं दिया है तो उनके द्वारा आयु का जो अवधारण है उसको क्वेश किया जाएगा, और अदरवाइज क्वेश नहीं किया जा सकता, उनका विनिश्चय अंतिम है। और एक बात यहां और कही कि ये वो सिचुएशन है जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के मुताबिक अपने मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से काम नहीं करेंगे, ये वो स्वयं निर्णय करेंगे। ये कहा है ना जब अनुच्छेद 53 पढ़ा था कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित होगी और वे उसका उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। और आपको उस समय कहा गया था कि ये राष्ट्रपति पर ही छोड़ा गया है कि कौन सी स्थिति में उन्हें स्वयं अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी स्थिति में उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से काम करना चाहिए। दिस इज द सिचुएशन। क्यों? ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा यहां वो सोलली अपनी इच्छा से काम करेंगे, खुद निर्णय करेंगे, लेकिन किस प्रक्रिया से करेंगे ये यहां नहीं लिखा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका क्या होगा, नेचुरल जस्टिस ये फॉलो होगा। और नेचुरल जस्टिस का मतलब यह हुआ कि संबंधित न्यायाधीश को अपनी आयु के बारे में एविडेंस देने का हक ये मिलेगा, और अगर ये नहीं दिया है तो जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, तो आपका यहां उन्होंने इस पर्टिकुलर मामले में प्रथमतः राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से ही न्यायाधीश की आयु का अवधारण कर दिया था और उसके एविडेंस को भी नहीं लिया था, इसलिए यह निर्णय क्वेश हुआ था। उसके बाद पुनः राष्ट्रपति के पास गया मसला और राष्ट्रपति ने फिर वही निर्णय लिया, यानी संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनकी आयु के बारे में सवाल था, फिर उन्होंने पूर्ण निर्णय को ही दोहराया। अगली बार जब न्यायाधीश महोदय ने उसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, अब कोई बात नहीं,
ठीक है, तो इस मामले में, आयु के मामले में आज तक यही स्थिति है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से नहीं, राष्ट्रपति खुद तय करेंगे और नेचुरल जस्टिस के नियम लागू होंगे। हालांकि इसके बाद अन्य रिटें भी गई हैं और ये कहा गया कि साहब जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह, इसी से निर्णय होना चाहिए, लेकिन उससे इनकार हुआ है। तो कानून आज की स्थिति पर यही है। तो क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितना राष्ट्रपति समय समय पर उपयुक्त जाने। ठीक है, आपका 215 में तो अभिलेख न्यायालय होगा, 216 और 217 कौन नियुक्त हो सकता है, कौन नियुक्त नहीं हो सकता, और 218 कहता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। तो अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध, जहां जहां उनमें उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश है, उच्चतम न्यायालय के, वहां उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। यानी जजों को हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। और ये किसके प्रभाव से? आपका अनुच्छेद 217 और 218 के सम्मिलित प्रभाव से। ठीक है, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ये सारी चीजें हैं, इनमें कुछ बताने लायक नहीं है, केवल ट्रांसफर बताने लायक था। और जो एडिशनल न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करने की जरूरत है, तो हम लोग कल इस पर चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद फिर केवल 226 और 227 ये इसमें और बताएंगे, उसके बाद ये समाप्त मानेंगे, देखेंगे।